देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी के दौरे को लेकर कड़े इंतजाम। सीएम धामी पहुंचे हरिद्वार के पंजीकरण केंद्र। 4 धाम यात्रा को लेकर लिया जायजा और यात्रियों के लिए कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी के दौरे को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम धामी पहुंचे हैं हरिद्वार पंजीकरण केंद्र। तो सीएम धामी के दौरे को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम धामी के दौरे को लेकर कई तैयारियां। सीएम धामी हरिद्वार के पंजीकरण केंद्र पहुंचे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर जायजा लिया है। 4 धाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, यात्रियों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमारा यहाँ से हरिद्वार से जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, पिछले दिनों चूँकि अत्यधिक संख्या होने के कारण से ये संख्या सीमित की गई और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बीच में बंद किए थे और अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं। और जिस प्रकार से धामों में अभी आसानी से और व्यवस्थित तरीके से दर्शन शुरू हो गए हैं, तो अभी कैपेसिटी 1500 की थी। आज बात करके उसको ऊपर सारी अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं और वहाँ पर और क्षमता से लोग दर्शन कर सकते हैं, तो इसके बढ़ाने पर हम लोग विचार करेंगे। और हमारी प्राथमिकता है कि सभी दर्शन भी कर लें और दर्शन के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि अत्यधिक अगर संख्या होगी तो उससे भी दिक्कत होने की आशंका रहती है, जो शुरुआत के दिनों में हुई है। आगे इस प्रकार से कोई भी परेशानी न हो लोगों को, क्योंकि जो भी यात्री आए हैं उनकी यात्रा आसानी से हो, कोई परेशानी उनको न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडरीक जुड़ गए हैं। संजय, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल आज सीएम धामी हरिद्वार के रजिस्ट्रेशन केंद्र पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर? देखिए जी, तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इन दिनों चरम पर है और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया है, क्योंकि बीते दिनों से लगातार ही यात्रियों को भारी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद आज उन्होंने यहाँ जायजा लिया है और यात्रियों से बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि यात्रियों को अगर दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। इसके लिए उन्हें कहा गया है कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन समय पे हो। जिस तरह से हमने देखा है कि बीते दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियां जो पंजीकरण है वो पूरी तरह बंद कर दिए थे, क्योंकि जो पहाड़ है, पहाड़ों में जो लोग जाते हैं वहां पे लोगों को असुविधा भी हो रही थी। इसमें बद्रीनाथ की बात की जाए, केदारनाथ धाम की बात की जाए, तो वहां पे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे, जिसके चलते पंजीकरण पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। एक बार फिर 1 तारीख से लगातार जो पंजीकरण है वो शुरू हो गए हैं। हालांकि जो लोग हैं, हजारों लोग रोजाना पंजीकरण करा रहे हैं, जिसको यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। यही वजह है, जो यात्री होते हैं यहीं से अपने चारों धामों की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल संजय, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि 31 मई तक जो रजिस्ट्रेशन थे वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि लाखों की तादाद में लोगों ने 4 धाम की यात्रा की है। आने वाले दिनों के लिए क्या समझे, जून महीने में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी और क्या इससे ज्यादा यात्री इस दौरान पहुंच सकते हैं? देखिए कि तो लगातार हरिद्वार और ऋषिकेश में अस्थायी यानी ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर समय समय पर जो यात्री है उन्हें असुविधा भी हो रही थी, जिसको देखते हुए लगातार तो पर्यटन विभाग के उन्हें उच्च दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि यात्रियों के पंजीकरण का जो संख्या थी वो सीमित रखी गई थी। हालांकि इसको देखते हुए कुछ यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें वीआईपी पास दिए गए और वो अपनी यात्रा कर सकेंगे। ऐसे में जिस तरह से लगातार जो यात्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, उन्हें असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार जो जिला प्रशासन है, पर्यटन विभाग है, वो लगातार प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, और संजय ये भी देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं वो भी 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या विशेष तैयारी की जा रही है? देखिए कि तो बुजुर्ग हो या बच्चे हो, पंजीकरण के साथ साथ उन्हें हेल्थ मेडिकल भी कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब पहाड़ों में जाते हैं वहां उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, इसके लिए यहाँ जगह जगह पर कैंप भी लगाए गए हैं। हालांकि 4 धाम यात्रा के दौरान रास्ते में कैंप है वो लगाए गए हैं। बद्रीनाथ मार्ग हो या केदारनाथ मार्ग, वहां पर भी तमाम सुविधाएं की गई है। इसके अलावा अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर ऑफलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। रोजाना यहाँ पर हजारों श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा रहे हैं।
बिल्कुल संजय, और जो हमने देखा मई में जो लोग गए थे यात्रा करने के लिए, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें यात्रा की परमिशन नहीं थी, वो गए और उनकी जान चली गई। तो क्या इस बार भी कुछ निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, अगर कोई बीमार है या फिर यात्रा के लिए फिट नहीं है तो क्या उनको आगे बढ़ने दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा? देखिए, राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जाता है कि जो यात्री होते हैं उसे बेहतर से बेहतर सुविधा मिले और यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, जिसको लेकर समय समय पर गाइडलाइन भी जारी की जाती है, क्योंकि अभी जो संख्या रखी है 1500 प्रति दिन की संख्या रखी गई है। इसके अलावा जो यात्री आते हैं उनके पंजीकरण नहीं होंगे, लेकिन ऐसे में कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं कई किलोमीटर की यात्रा करके हरिद्वार पहुंचते हैं और पंजीकरण नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ना कई बार ऐसा हो जाता है कि वीआईपी पास की सुविधा यहाँ पर दी जाती है, जिससे वो अपनी यात्रा कर सकते हैं। जी, जीतू, धन्यवाद संजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चार धाम यात्रा के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और अब सारे रिकॉर्ड भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड चार धाम यात्रा में बम्पर सैलाब, यानी कि लोगों का सैलाब यहां पर उमड़ रहा है। 15 लाख के पार पहुंचा है श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा। 10 मई से शुरू हुई थी चार धाम यात्रा, और चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी जारी है। तो यहाँ पर 1 जून से जारी है ऑफलाइन पंजीकरण। वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक लगाई हुई है। तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे मई महीने में, और अब जून में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं अगर कोई चार धाम की यात्रा करना चाहता है। और जन सैलाब एक तरह से उमड़ रहा है चार धाम की यात्रा के लिए। वहीं कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जिसके चलते लोगों में और ज़्यादा उत्साह है यहाँ पर चार धाम की यात्रा करने के लिए। फिलहाल पंजीकरण को रोका गया था मई महीने में, और अब जून में एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। यानी जो यात्री चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा, और उसके बाद उन्हें यात्रा पर जाने की परमिशन दी जाएगी। तो ये सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले महीने भी देखा लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, और अब जून महीने भी यही आलम दिख रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, तो जिस तरह से हमने देखा मई महीने में भी लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे दर्शन करने के लिए, क्या जून में भी वही उत्साह रहेगा, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं? बिल्कुल जीतू, 10 मई से शुरू हुई इस यात्रा को आज 22 दिन हो चुके हैं, और अभी तक के आंकड़े की अगर बात करें तो करीब 15 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा अगर संख्या की अगर बात करें तो 5.5 से 6 लाख श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए, उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन किए, उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री। क्योंकि चारों धामों में रिकॉर्ड इस समय जो है भीड़ इस समय देखी जा रही है। ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगहों पे आप देख सकते हैं कि वहां पे जो यात्रा के सेंटर्स बनाए गए हैं, ऑफलाइन यात्रा हो या ऑनलाइन यात्रा हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी लोग कर रहे हैं। और अगर बात करें सितंबर माह तक जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग थी वो पूरी तरीके से फुल दिखाई दे रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है गीतू कि सुबह 7 बजे से लगा करके और 12 बजे तक ही काउंटर बिल्कुल फुल हो जाते हैं, सारे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फुल हो जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो अगस्त तक का जो स्लॉट है वो पूरी तरीके से बुक हो चुका है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। 10 जून तक जो वीवीआईपी दर्शन है उनको फिलहाल रोक दिया गया, क्योंकि इतने श्रद्धालु, इतने लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, दिल्ली एनसीआर हो, नोएडा हो, या पंजाब हो, या तमिलनाडु, यहाँ तक कि देश ने विदेश तक के जो पर्यटक है, श्रद्धालु हैं, वो चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो अभी कल जिस तरीके से जो चिनूक हेलीकॉप्टर था उसके द्वारा भगवान बाबा केदारनाथ के द्वार पे केदारनाथ के दर्शन करने के लिए थार का इंतजाम किया गया, जो सरकार के द्वारा इंतजाम किया गया। और एक ही थार नहीं, आज फिर दूसरी थार वहां पे पहुंची हुई है। तो अब चूंकि पैदल यात्रा हो, घोड़े खच्चर से यात्रा हो, उसके बाद अब सरकार थार से श्रद्धालुओं को यात्रा कराएगी। जो 21 किलोमीटर का ट्रैक है गीतू, वो श्रद्धालु अब थार से जो है उस 21 किलोमीटर ट्रैक को का पार करेंगे और बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। तो सरकार अब हर तरीके की व्यवस्थाएं कर रही है कि किस तरीके से श्रद्धालु जितने भी लोग आ रहे हैं वो बिना दर्शन किए वापस ना जाए और दर्शन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन पहले बद्रीनाथ के दौरे पे थे,
वहां पे उन्होंने इस बात को भी बोला कि जो पर्यटकों के लिए हमने रोक लगाई है कि इतने ही पर्यटक दर्शन कर सकते हैं, उस पे हम विचार करेंगे और हम बैठक करके इस जो यात्रा है उसको भी खोलेंगे कि इतने पर्यटक आ सकते हैं। इसको लेकर के जो संख्या है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें चारधाम यात्रा को लेकर के चल रही। गर्मा गर्मी गीतू बहुत है, चूंकि कल काउंटिंग भी होनी है। इसको लेकर के चारधाम यात्रा हो, जो जहाँ के प्रत्याशी हैं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या बीजेपी के अजय भट्ट हो, ये तमाम लोग चारधाम यात्रा में बाबा केदारनाथ धाम हो, बद्री विशाल हो, सभी जगहों पे मत्था टेकने जा रहे हैं, क्योंकि कल ही इनके भाग्य का फैसला होना है। कल ही वो रिजल्ट आना है जो जब इनकी सरकार बनेगी, चाहे वो बीजेपी की चूंकि 5 सीटें हैं और 5 सीटों के लिए मुख्यमंत्री भी इसी बात को लेकर के बद्री विशाल के दर्शन करने गए हुए थे। तो ये तमाम चीजें चारधाम यात्रा और साथ ही साथ चुनावी दोनों माहौल एक गर्मा गर्म। बिल्कुल अनुज, और देखना होगा कितना आशीर्वाद मिलता है इन प्रत्याशियों को, कल किसकी किस्मत चमकती है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तराखंड के रुड़की से, जहां एग्जिट पोल को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया है। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि बीजेपी के 400 पार के कथन को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का मतदाता किसी भ्रम में नहीं है। हम ईवीएम खुलने का इंतजार कर रहे हैं और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें, हरीश रावत ने दावा किया कि उत्तराखंड में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। संविधान की रक्षा के लिए वोट दिया है लोगों ने, जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट दिया है। लोगों ने अपनी समस्याओं को, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब प्रश्नों पर वोट दिया है और निश्चित तौर पर ये सारा वोट जो है सत्तारूढ़ दल के खिलाफ गया है और एक बदलाव के पक्ष में गया है और भाजपा जा रही है और एनडीए इंडिया आ रही है। मैंने कहा ना कि सारे एग्जिट पोल मोदी जी ने जो 5 महीने पहले कहा उसको सही सिद्ध करने की कोशिश, उसको सिद्ध करने की एक्सरसाइज मात्र है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस और इंडिया इस एग्जिट पोल को जो है, जो भी आया है, हम उसको टोटली जो है खारिज करें। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल यादव आज द्वार पहुंचे और उन्होंने मायापुर और सिड़कुल बिजली घर का निरीक्षण किया। लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। समीक्षा बैठक के बाद अनिल यादव ने कहा कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है। राज्य में जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली ऊर्जा निगम के पास उपलब्ध है। हालांकि गर्मी के कारण लोड बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में ब्रेकडाउन लिया जा रहा है। तापमान बहुत बढ़ा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों ने अपने घरों में एसी और कूलर की संख्या बहुत बढ़ा ली है। लोड बढ़ा है, एक तरफ टेम्परेचर बढ़ा, दूसरी तरफ लोड बढ़ा। जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हमारे ट्रांसफार्मर्स की और लाइंस की कैपेसिटी उसी हिसाब से थोड़ी सी कम हो जाती है। इस कारण, और दूसरा लोड अचानक बढ़ जाने की वजह से कहीं कहीं पे कटौती तो नहीं कह सकते हैं, ब्रेकडाउन्स वगैरह हुए हैं। कटौती, जहाँ तक प्रश्न है कि शेड्यूल कटौती, हम लोगों के पास बिजली उपलब्ध है, लेकिन सब स्टेशंस या ट्रांसफार्मर्स पे इतनी क्षमता कुछ कम क्षमता हो जाने की वजह से और कुछ लोड बढ़ जाने की वजह से कहीं कहीं ऐसा प्रभावित हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी नेता काफी उत्साहित हैं। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी अपने एग्जिट पोल के नतीजों वाले जीत से पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके घर में अभी से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कल आने वाले नतीजे को लेकर अजय भट्ट ने मीडिया से बताया कि जिस तरह लोगों का उत्साह है, उससे स्पष्ट होता है कि बड़े बहुमत के साथ फिर से पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हर सांसद 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। आगे तक बढ़े हैं। पूरी तरह से एग्जिट पोल से साबित हो गया जो जनता की आवाज थी कि वो सही है। सब जगह ये आवाज उठ रही थी कि मोदी जी तीसरी बार देश की सत्ता संभालें। तो लोगों ने जो कहा वो किया है, ये एग्जिट पोल से साबित हुआ है। पूरी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे जितने भी साथी थे, हमारा अलायंस था, वो बहुत अच्छे बहुमत से आ रहा है। जो आवाज़ थी अब की बार 400 पार, उस ओर हम बहुत आगे तक बढ़े हैं। बाकी तो जो होगा कल पता लग ही जाना है। देहरादून से बड़ी खबर, लोकसभा की 5 सीटों पर कल फैसला। मतगणना को लेकर ईसी की तैयारियां पूरी। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना की प्रक्रिया। 4 जून को आएंगे सभी सीटों पर फैसले। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, तो लोकसभा की 5 सीटों पर कल फैसला आना है। मतगणना को लेकर इलेक्शन कमीशन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से, जहां पर मतगणना को लेकर सभी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है। तो उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था और ऐसे में अब इन सीटों को लेकर फैसला आएगा, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। ये हमने जो रूम की साइज है उसको देखते हुए लगाया है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाया है और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहाँ पर इंतज़ाम किया है और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग ख़त्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। ये हमने जो रूम की साइज है उसको देखते हुए लगाया है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाया है और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहाँ पर इंतज़ाम किया है और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग ख़त्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के लिए हरिद्वार में BHEL स्थित केंद्रीय विद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है। मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। मतगणना में हजारों की संख्या में कर्मचारी तैनात रहेंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, अर्धसैनिक बल सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्याशी शांतिपूर्वक वापस जाएंगे। किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। BHEL परिसर में ही जो सेंटर है, BHEL के कन्वेंशन हॉल में जो हमारे कर्मचारी मतगणना की ड्यूटी में लगे हैं, उनकी अंतिम ट्रेनिंग चल रही है और मतगणना BHEL परिसर में ही जो सेंटर स्कूल में है वहाँ पे होगा और उसकी एडवांस सूचना हमने जितने भी कैंडिडेट हैं उनको दे दी है और मतगणना के समय में जो मतगणना हमारा चलेगा उसमें एक तो EVM मशीनों की काउंटिंग होगी और साथ ही साथ जो पोस्टल बैलेट और ATTPS के माध्यम से जितने भी पोस्टल बैलेट हमारे आएंगे उनकी काउंटिंग होगी। और हरिद्वार से बड़ी खबर, होटल ग्रैंड विस्तारा में मेहमानों से बदसलूकी। गैस प्लांट से चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खाना देने को लेकर विवाद हुआ, होटल कर्मचारी पर लगा मारपीट का आरोप। होटल मैनेजर ने लोहे की रॉड से हमला किया। पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दे दी। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की शिकायत के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। होटल कर्मचारी पर मारपीट का आरोप लगा है। सबसे बड़ी खबर, खाना देने को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ितों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर अब जांच की जा रही है। तो होटल कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगा है। होटल मैनेजर ने लोहे की रॉड से हमला किया और उसके बाद अब पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, गैस प्लांट से चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। होटल के मैनेजर ने बदसलूकी की। होटल कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप भी लगा है। लोहे की रॉड से वार किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर होटल ग्रैंड विस्तारा में मेहमानों से बदसलूकी की गई है और यहां पर पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी। आरोपियों पर अब जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। खाना देने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था
और उसी के बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि यहाँ पर होटल के कर्मचारियों ने रॉड से हमला कर दिया। और बड़ी खबर, उत्तराखंड में प्रचंड गर्मी ने किया बुरा हाल। घरों से निकलने से कतराते नजर आए लोग। गर्मी से बेहाल लोग नदी में नहाने निकले। नदियों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी ने लगाया बोर्ड। एसडीआरएफ टीम को भी सचेत किया गया है। गर्मी से बेहाल लोग नदी में नहाने के लिए निकले, लेकिन यहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं। नदियों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और एसडीआरएफ टीम को भी सचेत कर दिया गया है, क्योंकि नदी में ये पता नहीं है कहां पर गहराई ज्यादा है कहां नहीं, जिसके चलते एसडीआरएफ टीम को भी सचेत किया गया है। एसडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद रहेगी। उत्तराखंड में प्रचंड गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। घरों से निकलने से लोग कतरा रहे हैं, वहीं नदियों में लोग जा रहे हैं और नहा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ नदी की गहराई को देखते हुए कई युवक और अन्य पर्यटक लोग यमुना, पौंग और अमलाव नदी की ओर पे जाके स्नान आदि करते हैं। तो हमारे द्वारा कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए, जिन स्थानों पर पूर्व में ऐसे डूबने आदि की घटनाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त थाने द्वारा समय समय पर लाउड हेलर का प्रयोग करके लोगों को चेतावनी भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे वहाँ जो एसडीआरएफ की यूनिट है, उसमें एक जल पुलिस का पार्ट भी है, कंपोनेंट है। वो भी निरंतर रूप से नदी क्षेत्रों में भ्रमण करते रहता है कि किसी को कोई डूबने होने का वो मिलता है, समाचार मिलता है तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। वर्तमान में गर्मी को देखते हुए कई युवक और अन्य पर्यटक लोग यमुना, पौंग और अमलाव नदी की ओर पे जाके स्नान आदि करते हैं। तो हमारे द्वारा और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।